हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जर्नल स्टडीज़ पेपर 3 का जो मेंस का सिलेबस है उसके अंदर वैसे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो जी एस पेपर 3 के अंदर ही देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा सिलेबस जो मेंस में किसी पेपर के अंदर है वो जी एस पेपर 3 के अंदर है। यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहला सब्जेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप उसको कह लो। तीसरा बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इसको कह लो आप। चौथा इंटरनल सिक्योरिटी और पांचवा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो पांच बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब कहने के लिए तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके लिए आपको ज्योग्राफी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में काफ़ी बड़ा डोमेन है, और इकोनॉमिक्स का तो कहने ही क्या। अब देखो सबसे ज़्यादा जो इग्नोरेंट आस्पेक्ट है सिलेबस का वो है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, बच्चे इसको बढ़कर नहीं जाते हैं, या फिर उनके पास प्रॉपर सोर्सेज नहीं होते हैं, या फिर गाइड करने वाले टीचर्स नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ने जाओगे यूट्यूब से भी अगर आप देखो तो ट्रायल लेक्चर्स भी आपको उसके कम मिलेंगे, या फिर अगर मिलेंगे तो बहुत बेसिक लेवल से नहीं समझा रखा होता है। नॉलेज बड़ी तितर बितर है, क्योंकि टीचर्स आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट। लेकिन ये आपको मार्क्स बहुत अच्छे दिलवा सकता है। और रिसेंट ईयर्स में ऐसा नहीं था कभी भी कि इंटरनल सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आता था। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जीएस पेपर 1 में ऐसा होता है। आप उसको छोड़कर भी चले जाओ तब भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीएस पेपर 1 के ऊपर काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी जब से 2013 से सिलेबस चेंज हुआ है, मेंस के ये सारे सब्जेक्ट्स आए हैं, ये लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। लेकिन स्टूडेंट जो हैं इसको समझते हैं कि करंट अफेयर से टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस की तरफ अगर नज़र मारें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आते हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट लास्ट जो आपको गिवन है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक आपको गिवन है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखो जो हम करने जा रहे हैं, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यहां से आपका ये वाला पूरा का पूरा जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 1 है, जो सिलेबस का आपका फर्स्ट एस्पेक्ट है, वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टैटिक पोर्शन के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा 100%। ठीक है, फिर यहां पर और क्या पॉइंट्स गिवन है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी की व्यवस्था में बाधा डालते हैं, दे क्रिएट चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। फिर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे किसी ने किसी का कुछ हैक कर लिया। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या रोल रहता है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में। क्या वहाँ पर कोई, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे कभी भी कोई दंगा फसाद होता है, एक टर्म आपने सुनी होगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बहुत जल्दी न्यूज़ सर्कुलेट, फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से उत्पात मच सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं, लोगों की जान माल को हानि हो सकती है। तो मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या रोल रहता है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और इसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है। और लास्ट टॉपिक है, नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। जैसे क्वेश्चंस लाइक के जम्मू एंड कश्मीर में ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिलिट्री तैनात क्यों रहती है। कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर हमने ताज ताज अटैक के बाद ही फोकस करना क्यों स्टार्ट करा। और ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, और ऑर्गेनाइज क्राइम का क्या लिंक है आतंकवाद के साथ। अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे देश में कौन कौन सी है, उनके पास क्या पावर फंक्शंस या रोल है। क्यों हमने कसाब जैसे टेररिस्ट को, जिसको फांसी की सजा होनी थी, सुनिश्चित था कि उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन 2 साल तक हमने उसको जेल में रखा। और प्रतिदिन प्रतिदिन कसाब को रखने का, सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह मेंटेन करने का जो खर्चा आता था, 2 साल तक हमने कसाब को जिंदा रखा है। एक दिन कसाब को जिंदा रखने का खर्चा 2 से 2.5 करोड़ रुपए का होता था। और जस्ट इमेजिन हमने उसको 700 दिन से ज्यादा रखा है,
365 डेज इंटू 2 साल, प्रतिदिन का खर्चा 2 से 2.5 करोड़ रुपए का। क्यों बर्बाद करा इतना पैसा? सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, उनकी एजेंसीज के पास क्या ये पावर फंक्शन नहीं थी कि जाते डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा दिलवाते, अगले दिन सजाए मौत घोषित होकर फांसी की सजा हो जाती? क्यों हमने करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर दिए? क्यों होता है ऐसा? हम लोग हमेशा रूल ऑफ लॉ के बेसिस पर क्यों चलते हैं? आतंकवादियों के भी राइट्स को क्या रिस्पेक्ट करा जाता है हमारे देश में कि नहीं करा जाता है? ये सारी चीजें आप सीखोगे हर एक सब्जेक्ट को करते वक्त। जैसा कि मैं आपको हमेशा फाउंडेशन कोर्स के अंदर सिखाता हूं, आपके अंदर एक रोल प्ले की टेंडेंसी होनी चाहिए। रोल प्ले की टेंडेंसी ऐसे, जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अंदर, तो आपको अगर उसको चैप्टर को अच्छे से याद करना है तो आप अपना रोल प्ले इमेजिन करो डैट यू आर विधायक, यू आर सांसद, यू आर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आप एमएलए हो, एमएलसी हो, ऐसा रोल एज्यूम करो। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते वक्त अपने आप को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ का ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या किसी एक राज्य का पुलिस कमिश्नर, ऐसा आप अपने आप को इमेजिन करके चलोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इवन देखो, ये चीज़ मुझे बोलनी नहीं चाहिए ऑन रिकॉर्ड, गलत है ये चीज़ बोलना, लेकिन देखो फिर भी टॉपिक को याद करने के लिए अब जैसे आपको आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी है इस पूरे का पूरा यही सारे चैलेंजेस, और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आतंकवादियों से आता है। आपको आतंकवादियों के नजरिए से सोचना पड़ेगा, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनकी आत्मा क्या उनको गवाही नहीं दे रही है? हमेशा हमारे अंदर एक आत्मा होती है, एक सोल होती है, जो कि हमें हमारे अंदर एक कंसाइंस जगाती है अच्छे और बुरे की। तो आतंकवादियों के मन से, दिल से, उनके हृदय से ऐसी आवाज क्यों नहीं आती है कि मैं किसी बेजुबान औरत को मार के उसके बच्चे को अनाथ कर रहा हूं, मैं जो है किसी के बच्चे को मारकर माँ बाप को जीवन भर का दुख दे रहा हूं। तो उनके मन से ये दया भावना कभी निकल कर क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमने तो बचपन से यही सीखा है, हम तो उसी के लिए दिल से बद्दुआ मांगते हैं, उसको कोसते हैं और भगवान से उसके लिए श्राप मांगते हैं कि जिसने हमारे साथ बुरा कर रखा हो, जिसकी वजह से हमारे जीवन का पहिया बदल गया हो, बदला लेना भी हो, किसी को जान से मारना भी हो, तो जब तक मेरे साथ किसी ने बुरा नहीं करा है मैं ऐसा कदम क्यों उठाऊंगा? और जान से मारूंगा भी उसी को जिसने मेरे साथ अन्याय करा है, बुरा करा है, जिसकी वजह से मेरे जीवन का पहिया और उसका ट्रैक बदल गया हो। तो आतंकवादियों के दिल में जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा, मतलब निर्दोष जो लोग हैं, या फिर ऐसा देश जिसमें वो पैदा हुए हैं, जिस धरती पर वो पले बड़े हैं, या फिर एक दूसरी कंट्री जहां पर किसी का कुछ लेना देना नहीं है, किसी औरत ने, किसी मर्द जात ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ रखा है, तो क्या इनके मन में दया भावना वो नहीं आती है? ये क्यों मारते चलते हैं अंधाधुंध सबको, और क्या अचीव करना चाहते हैं सेम से? आपको ऐसा आतंकवादियों के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, तभी आप राइट आंसर लिख सकोगे। और इसका फ्लेवर, इंटरनल सिक्योरिटी का फ्लेवर, फिर आप एथिक्स में यूज कर सकोगे, लाइक कंसाइंस, सही और गलत की समझ, कॉग्निटिव डिसोनेंस, डायलेमा का कंसेप्ट। तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि केस स्टडी छोटे से छोटे चपरासी का आपको रोल देते हुए बड़े से बड़े आईपीएस का रोल, आतंकवादी संगठन को कैसे ठिकाने लगाना है, हर प्रकार की केस स्टडी। आप जेलर हो, आप जेल में खाना पका रहे हो, मिड डे मील स्कीम के अंदर किचन के अंदर एक दलित वर्कर हो, हर तरीके का रोल प्ले, एथिक्स की केस स्टडीज आपको देती हुई आई हैं, देती हुई आएंगी। अगर आप रोल प्ले करके किसी टॉपिक को नहीं पढ़ते हो तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रॉन्ग एग्जाम। रट्टा मारने से क्योंकि क्लियर नहीं होगा, मैं तो आपको मटेरियल देकर चला जाऊंगा कि आप ये याद कर लो, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में सेम क्वेश्चन भी आएगा, मेंस में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो बाहर से आ गया। फिर भी लोग इतनी रैंक सिक्योर क्यों नहीं कर पाते हैं अच्छे से? वो समझते नहीं है, वो जानते नहीं कि वो क्या लिख रहे हैं। मैंने आपको हर बार बताया कि पेपर का सिलेबस ऐसे ही डिजाइन है मेंस का कि एक पर्सन को आईएएस बनाना है। ये सारा पेपर आईपीएस या आईएएस के लिए डिजाइन नहीं है। ये सिलेबस हर जगह पर आपके वेरियस रोल होंगे, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करना पड़ेगा। कभी आप यहां पर पोस्टेड हो, कभी वहां पर पोस्टेड हो, हर जगह पर आपको कोई ना कोई जो चैलेंज है वो सहन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे कि मैंने ग्रुप पे आप लोगों को एक बार एक इंटरव्यू छोटी सी क्लिप भेजी थी एक मिस्टर ओपी चौधरी की, है ना, जब उन्होंने मेरा नाम लिया था विजन आईएएस के सेशन में। आप में से देखिए किसी ने वो क्लिप, फाउंडेशन कोर्स में मैंने भेजी थी कई बार आप लोगों को, ग्रुप पे भी डाली हुई थी। तो जब वो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, नक्सलिज्म काफ़ी था वहाँ पर, वो ना AK-47 रखकर 2 गार्ड्स को अपने कमरे में रखवा कर सोते थे, क्योंकि सिनेरियो ऐसा था कि किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती थी। नक्सलाइट्स ये कलेक्टर को, विधायकों के बच्चों को ही अगवा करके, किडनैप करके फिर सरकार से फिरौती और रकम वो मांगते हैं। इनका छोटा मोटा हाथ नहीं जाता कि किसी के ऐसे बच्चे को किडनैप कर लिया, वो कर लिया। बच्चा अगर है तो विधायक का होगा, सांसद का होगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक का बच्चा होगा। और ये कलेक्टर, डीएम, एसपी इनको कुछ नहीं समझते हैं, इनको 2 मिनट में अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। और अगर टाइम पर इनको रकम या इनकी फिरौती नहीं दी गई, ये गला काटने से भी नहीं चूकेंगे। बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत सारे कलेक्टर्स आईपीएस, डीएसपी वगैरह के साथ रेप भी कर देते हैं महिला वो एसपी का, आईपीएस का। और आपको लगता है कितने पावरफुल होते हैं आईपीएस, आईएएस, इनके लिए कुछ नहीं है, बच्चे को खेला है, कठपुतलियों की तरह नचा देते हैं ये। लेकिन सवाल ये उठता है जो हमें सीखना है, हमें ये सीखना है भाई, वो है तो हमारे लोग ही। आतंकवादी तो चलो दूसरे देश से आ रखे हैं, कहीं और से कंट्री से प्रभावित, आइडियोलॉजी से प्रभावित होंगे। नेक्सलाइट्स तो यार ये हमारे लोग हैं, इंसर्जेंट्स तो ये हमारे लोग हैं। ऐसा क्या रूठ गए इस देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था से कि हमारे खिलाफ ही हथियार उठा रहे हैं? कोई दिक्कत है तो बोलो कलेक्टर साहब से, डीएसपी साहब से, आईएएस साहिबा से, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, मंत्री से बोलो, अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, तो वो किस चीज़ से रूठ गए हैं? दिमाग में ऐसा क्या जहर घोल दिया है, किसने घोल दिया कि उन्होंने बंदूकें उठा ली है? और हम जहाँ पर डरते भी हैं किसी इंसान को चाटा मारने से और पुलिस स्टेशन जाने से, इनकी इतनी हिम्मत कि कलेक्टर को उठा लेते हैं। कलेक्टर एक ज़िले का राजा होता है, एक कलेक्टरनी ज़िले की रानी होती है, उसको उठाकर उसका रेप कर कर, गला काट कर, उनके बच्चों को अगवा कर कर फिरौती की रकम मांग रहे हैं। तो दिल से डर कैसे ख़त्म हो गया? डर क्यों नहीं लगता इन्हें? हमें तो किसी जानवर को मारने में भी डर लगेगा, उसके खून को देखते हमारे हाथ पैर सकपका जाएं, काँप जाएं। इनके साथ ऐसा क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल सिक्योरिटी में समझनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप इसको रॉ या फिर लेमन टर्म्स में आप इसको याद कर जाओ, आप सोचो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, यहाँ पर एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कि आप उसको, उसकी तहकीकात तक जाओ। जैसा पुलिस वाले, सीबीआई वाले, रॉ वाले हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं डेप्थ तक, वैसे आप उनकी मेंटेलिटी को समझो। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, इवन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनसे क्या गलती रह जाती है। ठीक है, अब देखो ये हमारा सिलेबस अब शुरू हो चुका है मेंस का। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो कि लास्ट ईयर मैंने श्रेया वगैरह इन सबको बोला था, आप लोग ना जब तक हम इस टॉपिक पर आते हैं, कहाँ गया टॉपिक, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, ये एक सेपरेट टॉपिक है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी आपको ना बड़े सारे ये अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म टॉपिक नंबर 1 है आपका। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टॉपिक नंबर 4, रोल ऑफ मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स टॉपिक नंबर 5, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक नंबर 6, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन टॉपिक नंबर 7, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर एजेंसीज। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज टॉपिक नंबर 10, सिक्योरिटी एजेंसीज टॉपिक नंबर 11 और उनके पावर्स एंड फंक्शंस टॉपिक नंबर 12। तो अगर आप देखो तो 12-13 टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग के लेक्चर में इंडियन सोसाइटी के साथ बताया था। इन सब के ऊपर मैं आपको 50-50 पेज, 80-80 पेज का कंटेंट दूंगा। लास्ट में जाके कंप्रेस करवाऊंगा आपको चीज़ें, ताकि आपके पास 250 वर्ड्स का रेडीमेड आंसर हो हर एक क्वेश्चन के लिए। मेंस कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, मेंस इज़ वेरी मच प्रिडिक्टेबल। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो, मेंस निकालना बाएं हाथ का खेल है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बाएं हाथ का खेल है, प्रोवाइडेड आपका मेंस का स्टैटिक पोर्शन का सिलेबस आपके हाथ में हो। करंट अफेयर का खेल नहीं है।
एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं करंट अफेयर के, आप उसके चक्कर में आपका स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर नहीं है, आप गलत ट्रैक पर हो। आप उन दो क्वेश्चंस को छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर है। यूपीएससी ने 2016 के अंदर, थोड़ी सी बात मैं एडिशनल इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको रूबरू करवाना ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं फटाफट से सर जंप करवाओ, क्या फालतू बातें, जल्दी से स्टार्ट कराओ। तो भाई वो आप कर लो, आपको जहाँ पसंद आया आप पढ़ लो जाकर। मैं तो भाई ऐसे ही करूँगा क्योंकि मुझे आपके मार्क्स सिक्योर करवा रहे हो। मुझे मतलब ऐसे भी फाउंडेशन कोर्स के मतलब से, फालतू की ऑडियंस से मतलब नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप 2016 का मीन्स का अगर आप पेपर देखोगे, सुबह होता है जीएस पेपर 1, शाम को होता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था जिसको हम लोग कहते हैं यूनेस्को की मैकब्राइड कमीशन के बारे में बताओ। इवन टीचर्स ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कि यूपीएससी की फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं था कि यूनेस्को की मैकब्राइड कमीशन होती क्या है। अगली सुबह जीएस पेपर 3 का पेपर था, उसके अंदर एक टर्म आती है कि ये एलिलोपैथी क्या होता है और उसकी रेलेवेंस मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में कैसे देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं, जो इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़ाते हैं, उन तक को नहीं पता था, या थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा भी तो छात्रों को तो नहीं था भाई इसका आइडिया। मैकब्राइड का तो टीचर्स को भी आइडिया नहीं था, एलिलोपैथी का 99% टीचर्स को आइडिया नहीं था और स्टूडेंट्स को तो 100% नहीं था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर डिराइव क्वेश्चन। और जब सर्च करा गया, 2016 का पेपर था ये मेंस का, जब सर्च करा गया, मैकब्राइड टर्म द हिंदू के एडिटोरियल में यूज हुआ था साल 2005 में। और एलिलोपैथी जो टर्म था वो कोई एक मैगजीन, पता नहीं कौन सी कंट्री की, कौन से एग्जाम की, पता नहीं क्या आती है, उसके अंदर गिवन था, वो भी 3 साल पहले। तो कहाँ प्रिपेयर करोगे, कहाँ जाओगे? फिर तो यूपीएससी को अगर समझना है तो आप ऐसा समझ जाओ, मेरी कोचिंग छोड़ो, सबकी कोचिंग छोड़ो, गूगल क्रोम पे जाओ, जो अंधाधुंध आपको ठीक लगे आप पढ़ते रहो, होती रहेगी यूपीएससी की तैयारी। निकला तो निकला, वरना आप निकल जाना इस दुनिया से। सिस्टमैटिक वे में तैयारी होती है। अब रैंडम क्वेश्चंस के पीछे, ये एलिलोपैथी और मैकब्राइड के पीछे भागोगे, आप अपना भट्टा बैठा लोगे और एग्जाम की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लोगे और कल को अपनी औलादों को भी यही समझाओगे इस एग्जाम की तैयारी मत करना, इलेक्ट फैक्टर का एग्जाम होता है। क्यों? अप्रोच आपकी गलत थी, तो आप नेगेटिव बायस, आप अपनी जिंदगी भर की अपने फेलियर की फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर थोपोगे। और जहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, लौंडे लपाड़ों से फ्लर्टिंग करने का, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे वो करके, आप वो टाइम को तो काउंट करोगे नहीं, अपने फेलियर को अपनी फ्रस्ट्रेशन बनाकर दूसरों पर थोपने लग जाओगे। डेवलप सम मैच्योरिटी टुवर्ड्स दिस एग्जाम के व्हाट दिस एग्जाम टेक्स, हाउ मच टाइम यू आर हैविंग, हाउ मच डेडलाइन यू आर हैविंग, एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ये खीकी हुआ करने से एग्जाम अगर निकलना होता तो बहुत लोगों का निकल जाता। 2 साल तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा और सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी काम की बात। सबसे पहला जो आपका, हाँ मैं आपको पहले एक चीज़ बता रहा था, इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, जब तक मैं इस टॉपिक पर आऊँगा आने वाले 1-2 महीनों के अंदर, जब हम इस टॉपिक के अंदर पहुँचेंगे, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना कहीं से जुगाड़ कर लो या फिर अमेजन प्राइम का कनेक्शन ले लो और आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर। श्रेया को मैंने लास्ट ईयर ये दिखवाई थी और 1-2 लोगों को और बोला था मैंने, मयूर ने भी देखी हुई है, फर्जी। ठीक है, शाहिद कपूर की है ये, आप इसको ज़रूर देखो। कोई भी सीन इसके अंदर, कोई भी गाना स्किप मत करना, जस्ट थिंक क्वाइटली, वॉच इट क्वाइटली, ईयरफोन्स लगा कर के ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और जब आप ये देख लोगे, जब मैं इस टॉपिक पर आऊँगा, आगे की कहानी, फर्जी का आगे का सीज़न मैं कंटिन्यू करूँगा। फर्जी का वैसे तो मतलब अब देखो, है तो ये एक तरीके से मूवी, तो इसका पार्ट 2 भी बनेगा, लेकिन पार्ट 1 जो अभी है, जो लास्ट ईयर ये सीरीज़ आई थी, ये काफ़ी है। अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है ये, आप इसको देखो, समझो। इसके अंदर आरबीआई, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट, कौन सी सिक्योरिटी फोर्स काम करती है, कैसे काम करती है, सारी चीज़ों से आप रूबरू हो जाओगे। और इसके आगे की बात मैं कंटिन्यू करके चलूँगा आपके कोर्स में। उससे पहले बस आप इस टॉपिक की तरफ जब तक हम नहीं पहुँचते हैं, आप ये फर्जी वेब सीरीज़ के 2 महीने आपके पास, आप इत्मीनान से मल्टीपल टाइम्स इसको देखकर ये चीज़ें निपटा लो। एक तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और मैं आपको कुछ काम की चीज़ ही दे रहा हूँ और आपका एंटरटेनमेंट भी करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। ओके, अब आते हैं
अपने सिलेबस पर। टॉपिक नंबर 1 ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जिस डॉक्यूमेंट से हमारा पूरा ये सिलेबस की लाइन कवर हो जाएगी, कहाँ क्या ये लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, पूरा डन हो जाएगा ये आपका, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, पूरा एक आप सिलेबस को चिपकाओ अपने रूम में, और जब हम ये जिस दिन ये कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आप ये बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ इसको टिक कर देना। बस यही तो गेम है मेंस के अंदर। बस आपका जिस दिन जो जो सिलेबस टिक होते मतलब खत्म होते चले, आप टिक करते चलो, बस आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा यार इसके पेपर के अंदर ये टॉपिक रह गया, ये पोर्शन रह गया है। फिर आप मुझसे पूछो कि सर हम ये तो नहीं, ये हमारा नहीं हुआ सर, अभी रोबोटिक्स हमारा रह गया, हम कब करेंगे, या फिर हमारा इसके अंदर एयरपोर्ट्स वाला जो टॉपिक है इसको हम कब करेंगे। ऐसे करते करते सिलेबस को बस आप एक एक करके टिक करते जाओ, बस आपका तैयारी खत्म। फिर आपके पास रिवीजन रह जाती है, बस इतना ही गेम होता है। लगातार थोड़ी ना पढ़ते रहना होता कि आप सोचो जिस दिन एग्जाम आ जाएगा उस दिन तक भी हम पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सिलेक्शन चाहिए ना, इतने में सिलेक्शन हो जाता है, इतने में सिलेक्शन हो जाता है, बस आपके जैसे ही सिलेबस के पॉइंट टिक 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 होते चलते हैं। हाँ, प्रीलिम्स का सिलेबस मैं फिर भी मानता हूँ कि बहुत हैवी होता है, आपको उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी चाहिए, लेकिन रास्ता यहाँ का प्रीलिम्स की तरफ होकर निकलता है, प्रीलिम्स का यहाँ तक होकर निकलता है। बात वही है कि यहाँ की नॉलेज आपको इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि आपको प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट इसकी नहीं आएंगी। मैंने जैसा कि आपको इंडियन सोसाइटी के सिलेबस के अंदर भी बताया था, मेंस का सिलेबस यूपीएससी की प्रीलिम्स की स्टेटमेंट में आप दोस्तों आने लगा है, आने लगा है, आने लगा है। समझो इस चीज़ को, यूपीएससी का साफ सिग्नल ये है कि बच्चों हम तुम्हारा भला करवाना चाहते हैं। अगर तुम प्रीलिम्स के अंदर बैठ रहे हो तो इतनी औकात लेकर बैठो कि मेंस का सिलेबस पहले से ही निपटा कर बैठो, तो तुम्हारे लिए हम प्रीलिम्स खुद इजी बना देंगे। जो दूसरे लौंडे लौंडियों को समझने में दिक्कत हो रही है, कहाँ से आ रही है भाई ये स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट तो मेरे लक्ष्मीकांत से, बाकी 2 कहाँ पर पढ़ूँ मैं, सोर्सेज ही नहीं है मेरे पास तो उसके लिए पढ़ने के लिए, वो सोर्स मेंस में है। अब मेंस का स्टैटिक पोर्शन इतनी आसानी से एक्सेसिबल होता नहीं यार किसी को। मेंस के टॉपिक को वर्ड टू वर्ड पढ़ाने वाला, एक एक सिलेबस की पॉइंट को निकालकर लोगों को 3-3 महीने लेक्चर देने वाला ऐसा कोई फैकल्टी मिलता नहीं है, तो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो वो प्रीलिम्स ही पढ़ते रह जाते हैं। और पूरा पढ़ लें फिर भी वो कहते हैं यार 2 स्टेटमेंट के बीच में कंफ्यूज हो गया था, यार एक स्टेटमेंट एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था, यार इस क्वेश्चन को आइडिया नहीं था तो ब्लफ कर दिया। तो ये अप्रोच आपको धीरे धीरे करके डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी सिस्टमैटिक तैयारी, और अपने 90 को साइड रखकर बिल्कुल डेडिकेटेड वे में आपको सारी चीज़ों का, हेल्थ केयर का ध्यान रखते हुए, अपनी इमोशनल वेलबींग का, मेंटल वेलबींग का, फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखते हुए सिर्फ आपको अपने लिए मीन बन जाना है। अपने लिए 2 सालों के लिए बिल्कुल मीन बन जाना है। सामाजिक भला बाद में करना, दूसरों को पुचकारना खुश करना बाद में करना, पहले आपको अपने लिए सोचना है, सिर्फ अपने लिए सोचना है, सिर्फ अपने लिए सोचना है, सिर्फ अपने लिए सोचना है। जितने बार मैं इस लाइन को बोलूँ उतना कम है, ठीक है। तो लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, सबसे पहले इस सिलेबस के इस टॉपिक को जरा डिकोड करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया अब आपको, ये सिलेबस है हमारा, हम पहला इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी कहानी खत्म करते हैं, और दूसरी चीज़ मैंने आपको फर्जी की वेब सीरीज बताई थी, वो आप मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक से पहले, मेरे आने से पहले खत्म कर लेना, ठीक है। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। देखो, डेवलपमेंट आप जानते हो, जो आप सोच रहे हो आपके दिमाग में आ रहा है, ये वही डेवलपमेंट है। जी हाँ, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात ही हो रही है। देश में जिस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है, ये वही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के बीच में और एक्सट्रीमिज्म के बीच में क्या लिंक है, क्या लिंक है? देखो, एक के आने से दूसरा कमजोर होता है, लेकिन एक्सट्रीमिज्म का इंपैक्ट ही डेवलपमेंट के ऊपर है, और डेवलपमेंट का इंपैक्ट भी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर है। एक के आने से दूसरा कमजोर होता है, एक के पावरफुल होने से दूसरा कमजोर होगा, और एक के स्ट्रांग होने से, एक के वीक होने से जो है वो दूसरा पावरफुल बनेगा। ये भूल भुलैया क्या है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। टेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले, टेक्स्ट तो आप पढ़ लोगे, वो तो ईजी है, लेकिन पहले इसको जरा डिकोड करते हैं। देखो दोस्तों, क्या है, जब भी देश में एक कंट्री है, कंट्री का रास्ता बनाते हैं, पहले एक नेशन बिल्ड करते हैं। जब एक देश का निर्माण होगा, सबसे पहले वो देश होगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। लोग वहां पर गरीबी से जूझ रहे होंगे,
हर चीज का अभाव होगा, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, और उसमें ऐसे देश में क्लास डिविजन्स हमें देखने को मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ रिच और पुअर का गैप होगा। जब ये कंट्री प्रोग्रेस कर जाएगी टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशन, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी चीजें जो है वो मिट जाएंगी। इसका कुछ ना कुछ, इन सारी चीजों का कुछ ना कुछ, ये मतलब पॉवर्टी, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, क्लास डिविजन, रिच और पुअर का गैप, इनका कुछ ना कुछ इंपैक्ट या इनकी कुछ ना कुछ शैडो डेवलपिंग नेशन के ऊपर भी पड़ सकता है। हालांकि उसका इंपैक्ट एज कंपेयर टू एलडीसी कम होगा, लेकिन हो सकता है कि ये सारी चीजें फिर भी प्रिवेल करें, डेवलपिंग नेशन में प्रिवेल करें। आपको पता है ना, रास्ता ये ऐसे ही होता है ना, लीस्ट डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, फिर एक देश बनता है डेवलप कंट्री। तो लीस्ट डेवलप कंट्री नाम से ही पता लग रहा है, लीस्ट डेवलप्ड है, पॉवर्टी, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, क्लास डिविजन्स, ठीक है, लोगों के पास कुछ होना नहीं, देश के अंदर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है वो काफी वीक होना, ये सारी चीजें, ये सारी समस्याएं यहां देखने को मिलेंगी, प्रिवेल करेंगी। और डेवलपिंग नेशन में भी हालांकि इतना गहरा इंपैक्ट इसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है इंपैक्ट हो, शैडो, और ये सारी चीजें प्रिवेल करें, राइट। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमें यह समझ में आता है कि ऐसे देश में ये जो डेवलपमेंट है, ऐसे देश में जो डेवलपमेंट है वो अभी एक, ऐसे देशों में अगर ये जहां पर ये सब समस्याएं हैं, जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो एक फार फेच्ड रियलिटी है। मतलब बहुत दूर की रियलिटी के शायद से ही कभी ऐसा होगा, हमारे भी ऐसे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। वो देशवासी दूसरे देशवासी को देख देख के बेचारे परेशान होंगे कि उनके देश में देखो कितना कुछ है, कितना अच्छा माहौल है, सब कुछ है, क्या डेवलपमेंट है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, सबको अच्छा खाना पानी, रहना, कपड़े, जूते सब अच्छे मिल रहे हैं। हमारे देश में पता नहीं ऐसा कभी होगा। तो ये बन जाती है एक फार फेच रियलिटी ऐसे लोगों के लिए। अब क्या होता है, देश एलडीसी हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, कभी कभार या बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, बाकी सारी समस्याएं तो चलो ठीक है, असर तो देखो सभी का है, लोगों के मेंटेलिटी के ऊपर, लोगों के इमोशनल वेलबींग के ऊपर, हर चीज़ का असर है। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन घुट घुट कर रह रहे हैं, और जीवन की इन समस्याओं को अपनी तकदीर मान लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारी सच्चाई है। गलत देश में गलत वक्त पर पैदा हुए हैं, क्या करें अगर ऐसे हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या, जब दोस्तों किसी भी देश के अंदर हमें यह चीज देखने को मिलती है विच इज नोन एज क्लास डिवीजन और रिच और पुअर का गैप जब हमें देखने को मिलता है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं भाई हमने कौन से पाप करे थे जो हमें इन सब चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है कि हमारे देश में कुछ रिसोर्सेस पूरे के पूरी तरीके से गिने चुने हाथों में है और बाकी पूरा देश जो है वो कंगाल है, वो भिखमंगा है।
सब लोग गरीबी के रास्ते पर हैं। डेवलपमेंट है नहीं हमारे देश के अंदर। तो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी और टेम्पेरामेंट चेंज होने लग जाता है। इनके व्यूज धीरे धीरे हो सकता है देश के प्रेम से लेकर, देशवासियों के प्रेम को लेकर पॉजिटिव से नेगेटिव होने लग जाए। ये नेगेटिव इस प्रकार हो जाए कि पर्सन अपनी कोर बिलीफ्स और आइडियोलॉजीज को कंप्लीटली यू टर्न कर ले, और इसके यू टर्न करने से एक इसके दिमाग में आ जाए देश को लेकर, देशवासियों को लेकर नफरत भरी, हेट्रेड भरी भावना, हेट्रेड वाली फीलिंग। और ये पर्सन और इस जैसे पर्सन जो कॉमन सफरर्स होंगे, वो चल पड़ेंगे वॉयलेंस के पाथ पर, वॉयलेंस के रास्ते पर। और ये वॉयलेंस हो सकता है उनके जीवन में एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाए, जिसका एंड परिणाम इनके जीवन पर जाकर, ऐसे लोगों के जीवन पर जाकर निकले कि ये बन जाए टेररिस्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना प्लीज उसे। अपने आप को आप यहां पर एक आईपीएस ऑफिसर, एक रॉ का एजेंट या एक आतंकवादी कुछ भी इमेजिन करो, लेकिन दिल लगाकर इस टॉपिक को एक बार सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत जरूरी है आपके लिए पूरा बेस बनाने के लिए इंटरनेट सिक्योरिटी का, बार बार, क्योंकि ये चीजें लाख बार इस सब्जेक्ट के अंदर रिपीट होगी, क्योंकि सब्जेक्ट है ही इन सब चीजों के बारे में। इंसान की मेंटेलिटी या टेम्परामेंट जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही थी ना, इस टाइम पर कैसे भी करके अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, इस टाइम पर इसको कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो वो हैंडल करा जा सकता है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है, इस टाइम पर स्टॉप लगाया जा सकता है। लेकिन जब एंड रिजल्ट तक बंदा आतंकवाद का सहारा लेते हुए आतंकवादी बन गया, यहां पर पर्सन को हैंडल करना या कंट्रोल करना, इट इज एक्सट्रीमली टफ चैलेंज। पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन इट इज एक्सट्रीमली टफ चैलेंज। जब देश में डेवलपमेंट नहीं थी, ऐसे एलडीसी और डेवलपिंग नेशन के अंदर जब डेवलपमेंट नहीं थी, तो पर्सन ने ये देखा डेवलपमेंट का फायदा हमें नहीं मिल रहा है, गिने चुने लोगों को मिल रहा है, या फिर डेवलपमेंट है ही नहीं, तो इस देश की पॉलिटिकल व्यवस्था के अंदर ही कुछ ना कुछ खोट है। लेट्स अपटर्न दैट पॉलिटिकल व्यवस्था। हम उस पॉलिटिकल व्यवस्था का तख्ता पलट करके रख देते हैं। हमें सफर करना पड़ रहा है, हमारे पास वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, अच्छा पानी नहीं है पीने को, हेल्थ इश्यूज है, वक्त आने से पहले जीवन कुर्बान हो जा रहा है हमारा। और जब वो ये देखते हैं तब उनका जो पारा है वो पार कर जाता है। क्लास डिवीजन, रिच और पुअर का गैप, कि कुछ लोगों के पास पूरे पूरे रिसोर्सेज है, देश कितनी गरीबी से जूझ रहा है, और इनका लाइफस्टाइल देखो, इनका महल देखो, इनकी गाड़ियां देखो, इनके पास बॉडीगार्ड देखो, इनके पास पैसा देखो, इनका रुतबा देखो, इनकी बिजनेस आइडियोलॉजी देखो, इनका पॉलिटिक्स में अप्रोच देखो।
तो वो ये देखते हैं कि डेवलपमेंट है नहीं, डेवलपमेंट है नहीं देश के अंदर। और कुछ लोगों को पूरी पूरी डेवलपमेंट का फायदा देखने को मिल रहा है, बाकी देशवासियों के डेवलपमेंट है नहीं, हम तो बेवकूफ हैं जो इस देश में रह रहे हैं। तो लैक ऑफ डेवलपमेंट लोगों को ले जाता है एक्सट्रीमिज्म के पाथ पर। और जब एक्सट्रीमिज्म पनप रहा होता है किसी देश के अंदर, और अगर वो आतंकवाद तक पहुंच जाए, तो देश में फिर डेवलपमेंट वैसे भी नहीं आ सकती है। फिर बनी बनाई डेवलपमेंट, बनी बनाई व्यवस्था, वो भी चरमरा जाएगी। रिवर्स कर दो उसको, ये तो कर लिया हमने सारी नेगेटिव बातें, रिवर्स कर देते हैं। अगर एक देश में देश को चलाने वाली सरकार, अगर किसी देश में देश को चलाने वाली सरकार ध्यान रख रही है अपने लोगों का, सबसे पहले तो बेसिक फैसिलिटीज, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सिक्योरिटी, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लोगों के पास बेसिक राइट्स, बेसिक फ्रीडम, बेसिक लिबर्टी, और देश में नॉन करप्ट जुडिशरी, जो कि विदाउट फियर एंड फेवर डिसीजन दे। ऐसे देश में यानी कि डेवलपमेंट हर प्रकार से है, चाहे सामाजिक डेवलपमेंट की बात करो, चाहे आर्थिक व्यवस्था की बात करो कि पुल बने, हाईवे बने, सड़कें बने, ये भी है, और लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। और वो देश लगातार कोशिश करते रहे रिच और पुअर के बीच में गैप को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है। ये कभी भी एक ग्राउंड बनने ही नहीं देगा, ये सारी चीजें कभी भी एक ग्राउंड बनने ही नहीं देंगी जहां पर एक्सट्रीमिज्म का सीड सो, बीज ही नहीं बोया जाएगा वहां पर। ऐसे देश के अंदर लोग शुरू से ही, जब लोगों को यही मिल गया, बहुत है लोगों के लिए शुरू में, एक जनता को बेसिक इंसानी औहदा दिलाने के लिए इतना ही काफी होता है। वैसे तो कोई रीजन ही नहीं है कि अपने देश से कोई प्यार क्यों नहीं करेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा देश के अंदर। और अगर ऐसे एक दो नोटोरियस लोग पैदा हो गए या इस रास्ते चल पड़ते हैं, जुडिशरी नॉन करप्ट है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत टाइट है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी कंट्रोल में लाया जा सकता है कि तुम में से कुछ रॉटन मैंगोस पूरी बास्केट को स्पॉइल ना करें। लेकिन जब लैक ऑफ डेवलपमेंट होती है, यहां पर मैंने क्या टर्म यूज कर रहा था, कॉमन सफरर्स, एक बंदा दो बंदा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्योंकि क्लास डिवीजन जब होती है, रिपोर्ट तो ये कहती है ना कि जैसे जिन जिन कंट्रीज के बीच में बहुत बड़ी क्लास डिवीजन है, रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो टॉप 1% रिच लोग देश की 99% जीडीपी को संभालते हैं, उनके पास होती है। और 99% जो पुअर लोग हैं, उनके पास 1% जीडीपी का हिस्सा सब में बढ़ता है 99% लोगों के पास। तो यहां पर तो कॉमन सफर बहुत ज्यादा है, उनका एकजुट होना, मिलना, कॉमन सफरिंग्स को शेयर करना, और सभी का एक ही रास्ते पर सेम टाइम पर एक्सट्रीमिज्म की बात को अडॉप्ट कर कर टेररिज्म के रास्ते पर चल पड़ना, ये बहुत आसान है। अब बताओ, ये टॉपिक को डीकोड कर सके आप, हाँ या ना? अच्छे से समझ में आया?
इसी के बारे में है पूरा चैप्टर। बस ये जो मैंने आपको ये कहानी बताई ना, ट्रेलर दिखाया मैंने आपको, बस आपको कुछ टर्म्स मिलेंगी, कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन घुमा फिरा के सारी कहानी इसी के ऊपर उतर कर आएगी। और ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करा करो। ये आप लोगों के लिए लिखता हूँ, ये मैं अपनी बंदी को कोई प्रेम पत्र नहीं लिख रहा हूँ ये मैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम कुछ बात करेंगे, कुछ कंसेप्ट और डेफिनेशंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन उसका जो रूट है वो यहीं से होकर गुजरता है। इसको अच्छे से रिवाइज आप करो तो आपको फिर ये जो इसकी पहली लाइन है वो आपको समझ में आएगी। इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट की थोड़ी सी टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसी स्टोरी नहीं जानते हैं, सिलेबस को डिकोड नहीं करते हैं, एक एक शब्द को तोड़कर नहीं देखते हैं, अंग्रेजी शब्द को हिंदी में नहीं उतार कर देखते अपने मन के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, तो आप आगे इसकी तरफ बढ़ सकोगे। अदरवाइज आपको ये अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, फिर हम आगे थ्योरी में इसके बढ़ेंगे। लेकिन जो पूरे जो इस सब्जेक्ट के पहले वाले पॉइंट का जो बेस है, ये जो जितनी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं सारी की सारी, वो यहीं से इसी डिस्कशन से होकर गुजरती हैं कि क्या लिंक है डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में। डेवलपमेंट अच्छी खासी है तो एक्सट्रीमिज्म का जो बीज है वो पनपेगा ही नहीं, और जहां डेवलपमेंट कमजोर रह गई, एक्सट्रीमिज्म इस कदर पनपेगा कि वो आतंकवाद का रूप ले लेगा, और आतंकवाद कभी भी किसी देश के अंदर डेवलपमेंट होने ही नहीं देता है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और मजेदार लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे इसके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।